नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी एक देश एक चुनाव सियासी दांव। जी हां, मोदी सरकार ने संसद के इसी सत्र में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश कर सकती है। दरअसल एक देश एक चुनाव मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सरकार चाहती है कि इस बिल पर आम सहमति बने और सभी से विस्तृत चर्चा हो। हालांकि अब एक देश एक चुनाव को कांग्रेस अपने नज़रिए से देख रही है, लेकिन सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना क्या आसान होगा? क्या इस पर सभी दलों की सहमति बन पाएगी? सवाल तो यह भी बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन लाकर क्या कोई बड़ा दांव चलने वाली है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या है इसका सियासी कनेक्शन? एक देश एक विधान एक निशान तो आपने सुना ही होगा। अब इसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। ये वो मुद्दा जो बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा। पीएम मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है, और अब केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी मिल गई है। अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। हालांकि अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, वो सुनिए। हमारे विकास को अवरोध करता है ये चुनाव हमेशा होने वाला, और इसलिए संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसके लिए जन जागरण हमको करना चाहिए। साल 1952, 57, 62 और 67 में एक साथ ही चुनाव कराए गए थे। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए। इसी के कारण अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन पर 2 सितंबर 2023 को विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। हालांकि अब वन नेशन वन इलेक्शन को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। मोदी सरकार को बधाई कि उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव अपनी कैबिनेट में पारित कर दिया, पर ये कपोल कल्पित परिकल्पना को जब साकार रूप देने की बात आती है तो जो सरकार 2 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं कराने की काबिलियत रखती है, वो सरकार पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना करती है। ये हास्यास्पद नहीं तो और क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं। सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं, इसलिए इस पर एक राय नहीं बन पा रही। राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। इसलिए खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं होते। वही देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिनकी संख्या बेहद सीमित है। लिहाजा एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इनको पूरा करना भी चुनौती होगी। फिर एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करना भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और शुरुआत भी आपसे ही करेंगे। मोदी सरकार देश में एक साथ चुनाव क्यों कराना चाहती है? क्या मंशा है इसके पीछे? क्या कोई बड़ा दाव है? देखिए, भारत में पहले चुनाव विधानसभा और लोकसभा के एक साथ ही होते रहे हैं जी। 1952 का चुनाव देख लें, 57 का चुनाव देख लें, 62 का चुनाव देख लें, ये सारे चुनाव एक साथ होते रहे। फिर 1966-67 के बाद जो संविध सरकारें बनी हैं और दल बदल शुरू हुआ है,
उत्तर प्रदेश से ये दल बदल शुरू हुआ और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव अलग अलग होने लगी। तो कुल मिलाकर के कई बार क्या रहता है कि एक आचार संहिता से निकल करके दूसरी आचार संहिता में जाना, और चूंकि चुनाव जब भी सिर पर रहते हैं, वो लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, वो पंचायतों के हों, वो नगर निगम के हों, तो सरकारें कामकाज के बजाय वोटर को लुभाने की योजनाएं बनाती हैं। कब कोई 100 रुपए की घोषणा कर रहा है तो दूसरा 125 कर देगा, 300 और 150 कर देगा। चुनाव अगर एक बार हो जाए और उसके बाद फिर 5 साल की फुर्सत हो जाए, तो मैं समझता हूं ये जो लोक लुभावन और रेवड़ी बांटने की योजनाएं हैं, एक तो इनसे मुक्ति मिलेगी, और दूसरे सरकार को जनहित के काम करने के जो बहाने मिलते हैं कि अभी आचार संहिता है, हम निर्णय नहीं ले सकते, उससे मुक्ति मिलेगी। और तीसरे, पूरी की पूरी सरकार, मोटे तौर पर ब्रजेश जी मान करके चलिए कि सरकार 99% जो है सरकार वो परमानेंट होती है। ये 1% जो है विधायक सांसद जो है वो टेम्परेरी होते हैं, दल बदलने के कारण आ जाते हैं। बाकी कलेक्टर को वही का वही रहना, सरकार बदलेगी तो वो झुमरी तलैया से लेकर के कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। डिपार्टमेंट चाहे वो CS हो, PS हो, वो सारे के सारे वही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे मंत्री लगे रहते हैं जनता के बीच में जाने में, और प्रशासनिक पकड़ खत्म होती है। मेरी दृष्टि में जो भ्रष्टाचार है इस समय, वो कांग्रेस के लोग भी चिंता करते हैं, भाजपा के लोग भी चिंता करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी चिंता की, राजीव गांधी जी ने भी चिंता की, दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी चिंता की, लेकिन उस पर नियंत्रण केवल इसलिए नहीं हो पाता है कि राजनेताओं को फुर्सत ही नहीं है चुनाव से। अगर सारे इलेक्शन एक बार होंगे, 5 वर्ष की फुर्सत होगी, तो ये सारे के सारे राजनेता प्रशासनिक कसावट करेंगे, जनहित के कामों की तरफ जाएंगे, और लोगों को ये निकम्मा बनाने की योजनाएं हैं कि हम 1000 देंगे तो उन्होंने कहा हम 3000 दे देंगे, इस तरह की योजनाएं बंद होंगी। जी तो प्रभु जी, सिर्फ इतनी सी बात है क्या कि आचार संहिता लग जाएगी, काम नहीं हो पाएंगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लग जाएगी, या इसके पीछे और कोई भी मंशा है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, ये भी तर्क दिए जा रहे हैं कि एक साथ चुनाव होने से कम जवाबदेह हो जाएगी सरकार। यदि बार बार चुनाव होते रहते हैं तो फिर वो उसको ज़्यादा जवाबदेह होती है, क्योंकि अभी फिर उसको चुनाव में जाना है, तो वो सतर्कता बरतती है, निरंकुश नहीं हो जाती। देखिए ब्रजेश जी, जो फायदे गिनाए जा रहे हैं, कुछ तो भाई साहब ने, रमेश शर्मा जी ने बताए, बहुत सारे फायदे भी हैं इसके, नुकसान भी है इसका। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चूँकि आपके मुंह से निकल गया है, आप दूसरे से अलग दिखना चाहते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जब थे विपक्ष में तब भी वो कहते रहे कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, बार बार चुनाव से नुकसान होता है। चुनाव होते हैं बार बार तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन होता है, राजनीतिक दलों का चंदा इकट्ठा करना होता है, पैसे का खर्चा होता है, बहुत सारे संसाधन लगते हैं, और निश्चित तौर पर जो है ये जो लोगों को लुभाने की योजनाओं के लिए जो शब्द भाई साहब ने प्रयोग किया, वो योजनाएं भी बनती हैं। लेकिन इन योजनाओं के बारे में क्या है, जब देश का प्रधानमंत्री सामने दिख रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री जब रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बात करता है तो उन्हीं की पार्टी के नेता रेवड़ी बांटने में लग जाते हैं, चुनाव आता है तो ये राजनीतिक दलों को नियंत्रण रखना होगा। मेरे बताने का आशा, उदाहरण देने का आशा यह है कि राजनीतिक दलों को खुद नियंत्रण करना होगा कि आपके मुखिया ने कहा कि रेवड़ी कल्चर खराब है, तो फिर आपको रेवड़ी बांटने वाली योजनाएं चुनाव में उतरने के लिए नहीं लानी चाहिए। लेकिन उस समय वो मुखिया आंख बंद कर लेता है क्योंकि चुनाव में जा रहा है, ये बंद हो जाएगा। तब एक ही मकसद रहता है कि चुनाव जीतना है। तो फिर अब एक बार जो भी रेवड़ी बटेगी पूरे देश के लिए बटेगी, एक जैसी बटेगी, एक जैसी रेवड़ी कल्चर की स्कीम जो है आएगी, जो भी राजनीतिक दल लाएगी वो लोकसभा के लिए भी होगी, वो राज्यसभा विधानसभा के लिए भी होगी। फिर ये नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में 1250 मिल रहा है तो जो है कहीं पर 2100 दे रहे हैं, एक ही राजनीतिक दल की घोषणा है, कहीं 2100 दे रहे हैं, कहीं 2000 लेकिन राज्यों के हिसाब से अलग अलग घोषणाएं भी होंगी ना, तो वो नहीं, फिर जरूरत नहीं रहेगी ना, फिर तो एक ही साथ एक घोषणा पत्र आएगा लोकसभा विधानसभा का, एक जैसी योजनाएं बनेंगी। लेकिन राज्य के मुद्दे तो अलग रहते हैं, वो राज्य के मुद्दे अलग होंगे, जैसे नगर निगम के होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव होता है, सांसद अपनी संसदीय क्षेत्र के लिए अलग से अपना घोषणा पत्र जारी कर देता है, लेकिन चुनाव बाद लोग उसको भूल जाते हैं। तो फिर तो राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होगा। एक ड्रॉबैक इसका जो हो रहा है, एक फायदा इसका ये होगा कि एक देश में यदि आप मान लीजिए ब्रजेश चौकसी जी लीड कर रहे हैं एक पार्टी को, ब्रजेश चौकसी जी से हम खुश हैं, तो पूरे देश में हर विधानसभा में ब्रजेश चौकसी की पार्टी की आएगी। और मान लीजिए कि ब्रजेश चौकसी से नाराज हैं, तो ब्रजेश चौकसी भले शासन में हो, उनकी पूरी पार्टी शासन में हो, पूरे देश से उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। फिर वो जो हैंड टू माउथ वाली स्थिति है, जो ईडी सीबीआई का डर लोग रोते हैं, तो फिर वो सारी राजनीतिक दल ऐसे रोने लगेंगे जो विपक्ष में होगा, क्योंकि पूरे देश में एक साथ ही वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो एक तरह तानाशाही
प्रवृत्ति वाला भी जो एक डर जो है वो इसके जरिए आएगा। तो निश्चित तौर पर कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, कुछ संसाधन खर्चे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ही खर्चे बढ़ाता जा रहा है। चुनाव दिन ब दिन खर्चीले होते चले जा रहे हैं, तरह तरह के प्रचार के साधन हो रहे हैं। इसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चुनाव कर देना चाहिए, जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है सब कुछ, कि लोग घर बैठे बैठे वोट करें, जिसको पसंद हो महीने 2 महीने रायशुमारी कर ली जाए, लगातार अलग अलग सवाल देकर चुनाव आयोग सवाल दे दे, रायशुमारी कर ली जाए, उसके बाद वो हो जाए, तो शायद और ज़्यादा आसान विकल्प हो जाएगा। जो ये प्रचार तंत्र होता है, जो खर्चा होता है, संसाधन फूकते हैं, उसके बजाय वो इस तरीके का भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आपने एक मुद्दा रेस कर दिया है तो उसको आगे बढ़ाना है। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, ये बहुत दूर तक जाना है इस मामले को। अभी तो वन नेशन इलेक्शन पे हम देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी जब थे, अटल जी की बात, तब से ये बात चल रही थी, वो अब जाकर यहाँ तक पहुँची है कि कैबिनेट तक पहुँचा है मामला। अब इसके बाद ये मामला विधान संसद में आएगा, संसद के बाद ये मामला जेपीसी में जाएगा, जेपीसी के तालाबंद डब्बे से कब निकलेगा, कब देश में एक देश एक चुनाव होगा, तो ये बहुत दूर की कौड़ी है। अभी केवल बातों के जो है बताशे हैं, लेते चलिए, खाते चलिए, मुंह मीठा करते चलिए, वही स्थिति है अभी। ठीक है, तो बातों के बतासे हैं शर्मा जी, लेकिन क्या विपक्षी दल राजी होंगे? फिलहाल जो हम संभावना देख रहे हैं कि उसमें तो जिस तरह के तेवर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन आ रहा है, उसमें सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और यदि नहीं राजी होते हैं तो कैसे संभव होगा ये? देखिए, मोटे तौर पर ब्रजेश जी, पिछले काफी दिनों से देश में एक राजनीति ऐसी भी हो गई है कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया हो, वो कोई भी सरकार रही हो, जो विपक्षी दल हैं उनको उसका विरोध करता है। योजना अच्छी हो तब भी विरोध करना, खराब हो तब भी विरोध करना। एक वो समय निकल गया जब कोई भी सरकार निर्णय लेती थी तो विपक्ष उसके गुण दोष के आधार पर या तो समर्थन करता था या विरोध करता था। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी और लोकसभा में भी दोनों सरकारों के ऐसे उदाहरण हैं। कांग्रेस की सरकार ने अगर निर्णय लिया है तो सर्वसम्मत फैसला हुआ है, भाजपा की सरकार ने लिया है तो सर्वसम्मत फैसला हुआ है, लेकिन अब वो समय चला गया है। और कितनी बार ऐसा है कि सरकार ने अगर निर्णय लिया है तो विपक्ष ने जाकर के सरकार का आभार व्यक्त किया है कि नहीं, आपने ये ठीक निर्णय लिया, बाकायदा प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है। लेकिन ऐसा तो तभी देखने को मिलता है शर्मा जी ज्यादातर, कि जब उनके वेतन भत्तों की बात हो, उनसे जुड़ी चीजें हो, तो आज भी आभार व्यक्त कर देते हैं। हाँ, वेतन भत्तों, बस वेतन तो चर्चा ही नहीं होती वैसे उस पे, बाकी चीजों पर हट गई है। सांसद विधायकों के वेतन भत्तों पे तो चर्चा ही नहीं होती, प्रस्ताव आता है बिना चर्चा के पास, बिना चर्चा के पारित हो जाता है, बिना चर्चा के होते। तो ऐसी स्थिति में जब ये मुद्दा आएगा तो स्वाभाविक रूप से, अगर मान लीजिए विपक्ष में जो इंडी गठबंधन है उसमें अगर मतभेद हुए तो कुछ दल उसमें से टूट सकते हैं, जैसे कि कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ 1-2 दल इसमें टूट सकते हैं और 1-2 दल इसका समर्थन कर सकते हैं। बाकी मुझे जो लग रहा है, विपक्ष तो इसका विरोध करेगा ही, और फिर निर्भर इस बात पर करेगा कि अभी जो गठबंधन है भाजपा के नेतृत्व में एनडीए का, इससे जो समूह जुड़े हुए हैं राज्य सरकारों के, विशेषकर जैसे मान लीजिए आंध्र की सरकार है, बिहार की सरकार है, और जो दूसरे दल जो जुड़े हुए हैं, उनकी भविष्य में भूमिका क्या रहती है। तो कुल मिलाकर के अभी ये सिलसिला चला है, ये निर्णय अभी मुझे जल्दी होने की संभावना नहीं दिखती। जैसा कि प्रभु पटेरिया जी ने भी कहा है, अभी तो वो निकला है, उसके बाद फिर इसकी जेपीसी बनेगी, फिर सरकार निर्णय लेगी। अगर आपको ध्यान हो, महिला आरक्षण का मुद्दा भी 91 में से पड़ा हुआ था, 91 या 92 से लोकसभा में मोदी जी के समय आकर के निकला। कितने सारे ऐसे फैसले हैं जो आ जाते हैं, पड़े रहते हैं। कुल मिलाकर के अभी ये चर्चा का विषय रहेगा, जुबानी जुगाली का विषय रहेगा। अभी जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा, इसकी मुझे अभी संभावना कम दिख रही है। तो जल्दी निर्णय की संभावना कम दिख रही है, और लग भी रहा है, ऐसी आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि बरसेप एक्ट और बक अपॉइंटमेंट बिल की तरह कहीं इसका भी हश्र ना हो जाए। बात हश्र की नहीं है ब्रजेश जी, बात यह है लीड लेने की है। आपको चुनाव में जाना है तो आपको ये कहने के लिए हो गया कि हम तो देश का खर्चा घटाना चाहते हैं, एक देश एक चुनाव का हम संकल्प लेके आए, विपक्ष ने उसको कचरे की टोकरी में डाल दिया या ताले में बंद करके रख दिया। बस इतना सा मसला है कुल जमा। यदि जो अभी रमेश शर्मा जी कह रहे थे, स्वाभाविक तौर पर एक प्रवृत्ति हमारे देश की कि एक राजनीतिक दल एक प्रस्ताव लाता है जिसकी सरकार होती है, दूसरा उसका विरोध करता है। 2 उदाहरण हमारे सामने, बहुत अच्छे उदाहरण हैं सामने। हमारे सामने आधार कार्ड का उदाहरण है, जीएसटी का उदाहरण। यूपीए की सरकार ने आधार कार्ड जब लाने की बात की तो जो है बीजेपी ने उसका भरपूर विरोध किया। जैसी बीजेपी की सरकार आई उन्होंने जो है उसको लागू कर दिया। यही हाल जीएसटी का था। एक देश एक टैक्स की बात की गई, हम लोग बड़े खुश रहे कि जो एक टैक्स लगेगा, पता चला कि जीएसटी ही कई सारे जीएसटी है
है ना, उसमें सेंट्रल जीएसटी है। जो पहले सिस्टम था सीएसटी लगता था सेंट्रल का, स्टेट टैक्स लगाती थी, अब वही जो है जीएसटी अब सेंट्रल सीजीएसटी हो गया, स्टेट का जीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, टैक्स वही हो रहा है। पहले मतलब अभी तो आज की तारीख में हवा के छोड़ के सब चीज़ों पे टैक्स हो गया, पहले इस पे भी नहीं लगता था, सर्विस भी आ गई उसमें जीएसटी लगने से। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ आम आदमी का ही खर्चा बढ़ गया। लेकिन हमने जो है एक देश एक टैक्स का ऐसा नारा किया कि हम लोग उसमें आ गए। तो वैसे ये भी है एक नारा, एक देश एक चुनाव। मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी हैं, बहुत सारी इसमें दिक्कतें भी हैं। कोई सरकार गिर गई, कहीं गिरा दी गई आपस के झगड़े से, या कहीं तो फिर मध्यावधि चुनाव होंगे। तो चुनाव क्यों होना? फिर वो जो नंबर 2 की पार्टी को ही दे दिया जाए या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए वहां पर, फिर ये होना चाहिए। यदि लेकिन फिर ऐसा होगा तो प्रभु जी जो केंद्र में सरकार होगी राष्ट्रपति शासन लगाती रहेगी, एक राज्य के तो फिर वही स्थिति है। तो वही कह रहा हूँ। तो जो लोकतंत्र का जो लोकतंत्र की जो स्वतंत्रता की बात की गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की गई है, जिसमें हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो देश में पहली बार चुनाव होने थे। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। तो उन्होंने कहा कि केंद्र के चुनाव होंगे, संसद के चुनाव होंगे, फिर राज्य हैं तो राज्यों के चुनाव होंगे। तो पहली बार चुनाव हो रहे थे, इसलिए वो एक साथ हुए। आगे 1-2 बार वो क्रम चला, फिर धीरे धीरे वो जैसा बताया कि कभी सम्मिश्र सरकार बनी, कभी कोई सरकार गिर गई, कभी कुछ हुआ, कोई नया राज्य बन गए, वो क्रम बदलता चला गया। तो इसका फायदे भी हैं ब्रजेश जी। लोकतांत्रिक तरीके से बहुत अच्छा यही है कि आपने एक नियम बनाया, केंद्र में आपकी सरकार है, आपने एक नीति बनाई, एक योजना बनाई, वो यदि जनता के लिए उपयोगी नहीं है तो अगले राज्य कहीं का चुनाव है तो जनता उसमें आपको बता देती है कि हम आपके उसमें सहमत नहीं हैं, आपके खिलाफ वोट करके। फिर वो जनता के पास ये अधिकार आएगा 5 साल बाद। 5 साल तक तो वो वोट का अधिकार प्रयोग ही नहीं कर पाएगी, आपको बता ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे देश में जनता जो है अपनी बात केवल वोट से ही बता पाती है। जवाबदेही इस प्रणाली में है सरकार। जी बिल्कुल, जवाबदेह प्रणाली। यदि ये कहें कि बार बार चुनाव होते हैं उसमें भी फायदा है, लेकिन खर्चे ज़्यादा है इसमें, पूरा तंत्र जो है उसमें लगा रहता है। तो ये जो चुनाव का जो लंबा ड्यूरेशन है उसको कम किया जाए, या इसका कोई जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके और ज़्यादा इसके आसान उपाय किए जाएँ कि जिसके जरिए घर बैठे ही आदमी चुनाव प्रचार देख ले, उसको भीड़ मंच में सजाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे तरीके आजमाए जा सकते हैं धीरे धीरे करके। अमेरिका में तो 2 साल चलती है चुनाव की प्रक्रिया, 1.5-2 साल पूरे देश में चलती है, लेकिन वहाँ कोई हल्ला नहीं होता। लेकिन हमारे देश की व्यवस्थाएं कुछ अलग हैं, तो हमारे देश के सिस्टम में ऐसा हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो विचार करने की है। अभी तो हम लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं, जो चुनाव विशेषज्ञ लोग जो संसद में बैठे हैं, जब उनके फोरम पे जाएगा, जब वो डिस्कस करेंगे, जब वो, क्योंकि अनुभव लोग वही लोग हैं, वो लोग चुनाव लड़ते हैं, हम लोग तो देखते हैं उनको लड़ते हुए, जब वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, जो चीज़ें निकल कर आएगी, वो उसके बाद जब यदि ये कानून लागू होता है तो फिर वो देखने लायक बात होगी कि देश के हित में कोई बेहतर पहल हो रही है। तो शर्मा जी, 2 दलीय व्यवस्था में तो कांग्रेस राजी हो जाएगी, लेकिन क्या क्षेत्रीय दलों को ज़्यादा संकट है इसमें? और जिन देशों की बात की है कोविद कमेटी ने, वो छोटे छोटे देश हैं, हमारे कई राज्यों बराबर हैं। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि इससे किसी को समस्या नहीं होगी। और जिन दिनों लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, तब भी छोटे दलों को कोई समस्या नहीं होती थी। बंगाल में किसी और दल की सरकार आ गई थी, केरल में किसी और दल की सरकार आ गई थी, तमिलनाडु में किसी और दल की सरकार आ गई थी। ये सारी समस्या खड़ी हुई है, ये 70 के आसपास खड़ी हुई है। जैसे युद्ध जीते थे तो चुनाव, निर्धारित चुनाव की तिथि आ रही थी 1972, तो इंदिरा जी ने चूंकि लोकसभा भंग करके साल भर पहले उसके करा लिए, चुनाव करा लिए, और उसके बाद उसकी तिथि 76 आ रही थी, वो 1 साल बढ़ा करके उन्होंने 77 कराए। दूसरी जो समस्या आई थी, जब संविध सरकारें बनी, जैसे मध्य प्रदेश में भी अगर संविध सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, दूसरे लोगों ने बना ली थी। और जब संविध की सरकार गिरी तब कांग्रेस ने बना ली थी। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। लेकिन आगे चल करके जो भी कुछ कारण हो, कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि गड़बड़ होने के बाद उन्होंने दूसरे को मौका नहीं दिया, उन्होंने सरकारों को भंग करके चुनाव में चले गए। जिस तरीके से अगर 1980 में वो लोकसभा चुनाव जीत गई थी कांग्रेस, तो उनको विधानसभा भंग करने की आवश्यकता नहीं थी। विधानसभा का जब भी चुनाव होता, 82 में चुनाव होता, तो कुल मिलाकर के सारे चुनाव एक साथ होते चले जाते। या मान लीजिए ढांचा गिरा था 92 में, तो कई सरकारें उन्होंने भंग कर दी। तो ये जो कहीं ना कहीं जो उठापटक की राजनीति हुई, उसके कारण ये सरकारें भंग हुई। अभी कितने उदाहरण ऐसे हैं, मेरे ख्याल से शायद महाराष्ट्र का उदाहरण भी ऐसा है कि अगर एक ने बहुमत खो दिया, दल बदल हो गए, तो दूसरे को मौका मिल गया। तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अभी अगर लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ में हो, भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी मान करके चलिए
कोई किसी गठबंधन में हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भारी दिख ही रही है, एक जगह वो नायडू भारी दिख ही रहे हैं, बिहार में नीतीश भारी दिख ही रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु छोटे का दलों के फैसला सामने अलग ये हो नहीं दिक्कत है, होगी ना, फिर वो अपने राज्य तक ही सीमित रह जाएंगे, दूसरों राज्य में उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। अभी भी ब्रजेश जी वो अपने राज्य तक हैं भाई, अभी भी वो अपने राज्य तक है, राज्य से बाहर कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर के यही स्थिति बनेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार का खर्चा बचेगा, दोनों चुनाव एक साथ होने में सरकार का खर्चा बचेगा। और ये जो हम और आप रात दिन केवल और केवल चुनाव की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, अपन जब भी बात करते हैं, अगर आप भी सप्ताह में 5 डिबेट 6 डिबेट करते होंगे तो उसमें 4 केवल पॉलिटिकली होती है, कभी उपचुनाव पर हो रही है, कभी किसी पर हो रही है। तो कुल मिलाकर के इससे मुक्ति मिलेगी। और हम खुद भी आज पत्रकारिता में भी क्यों गिरावट है, राजनीति में भी क्यों गिरावट है, रात दिन केवल चुनाव की बात और राजनीति की बात, कहीं ना कहीं जनहितों की बात, जमीन से जुड़ी समस्याओं की बात, आने वाली चुनौतियों की बात, उसके लिए समय ही नहीं बचता। तो अगर सारे चुनाव एक साथ होंगे तो मैं समझता हूं हम आधारभूत मुद्दों पर भी चर्चा कर सकेंगे। जी, तो जब फायदा इतना है प्रभु जी, तो फिर छोटे दल विरोध क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं कि राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, दबाया जा रहा है? तो तैयार हो जाएं। जब ऐसी परिस्थिति पहले भी थी तो अब भी वही परिस्थिति रहेगी। क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाएगा? क्या ममता बनर्जी को नुकसान हो जाएगा? देखिए ब्रजेश जी, इसके लिए एक संविधान संशोधन तो करना ही पड़ेगा ना। यदि पुरानी स्थिति में पहले भी ये स्थिति थी तो संविधान संशोधन की जरूरत क्या है फिर? यदि एक संविधान संशोधन करने की स्थिति आ रही है तभी तो बिल संसद में आ रहा है, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो बदलाव है इस पूरी प्रक्रिया में। एक जो बहुत अच्छे इसके मैंने कहा कि इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब यदि केंद्र में किसी की सरकार है, हम उदाहरण ले लें लाडली बहना योजना का, जैसे सरकारी स्कीम से मैचिंग ग्रांट होती है, उन्होंने कहा भाई मध्य प्रदेश की सरकार जो है अब लोकसभा में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की अब राजस्थान फलानी सरकार 1250 रुपये देगी, केंद्र सरकार इसमें 5000 रुपये देगी, और मैचिंग दोनों जो योजनाएं मिला के उसको जो है 7000 मिलेगा। और ऐसा है भी, मध्य प्रदेश में भी है, हम देख रहे हैं। तो फिर इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा सत्ताधारी दल को, जो केंद्र में सत्ता में होगा, राज्यों में फिर उसकी सरकार आएगी। क्योंकि हम लोग यही देख रहे हैं रेवड़ी कल्चर आज के। और ये भी कहा जाता है कि यदि 77% आपको मतदान कर रहे हैं लोकसभा में, तो यदि आप जैसे वो डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन घटता चला जाता जी, है। डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, तो फिर वो वास्तव में डबल इंजन दिखने लगेगा कि जो 2 इंजन मिलके जो पूरी मालगाड़ी खींच ले जाएंगे वो एक तरफ, चाहे वो हरी झंडी जनता किसी और की तरफ दिखा रही हो। तो ये भी एक दिक्कत इसमें आएगी। तो बहुत सारे लूप होल्स हैं इसमें जिसके बारे में विचार करना होगा। और मैंने पहले भी कहा कि ये जो विचार करने का फोरम संसद है, वो लोग जो इस अनुभव से गुजरे, छोटे दल वाले यदि इस पे आपत्ति कर रहे हैं तो उनके अपने कुछ अनुभव होंगे ना चुनाव को लेकर, बड़े दल वालों को भी कुछ अनुभव होंगे चुनाव को लेकर। बीजेपी इसलिए जोर दे रही है कि उसको फायदा होता दिख रहा है, कांग्रेस को लग रहा है कि मुझे नहीं लगता। जाएंगे तो हम पर ही ठीक रहा। देखिए ब्रजेश जी, एक तलवार तो बीजेपी के सर पे भी है। यदि कल के दिन अचानक ही पराभव होता है, किसी व्यक्ति से कोई नाराज होता है, व्यक्तिवादी राजनीति है आजकल, बिल्कुल, तो पूरे देश में उस पार्टी का सुपड़ा साफ होता है, एक देश एक चुनाव में। तो यहाँ तो डर तो उनको भी है। अब ये सीट को लेकर सवाल ये है कि क्या वास्तव में ये आएगा या सिर्फ ये शगुफा है, जैसा अभी भाई साहब बता रहे थे महिला आरक्षण का, कि 1991 से पड़ा रहा, आ तो गया, बिल पास हो गया, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ महिला आरक्षण। अभी तो जनगणना ही नहीं कर पाए हम, जो अपनी 2021 में होनी थी जनगणना देश की, कब जनगणना होने वाली है, कब क्या होने वाला है, तो फिर हम कहाँ चल रहे हैं आप ये देखो ना। तो निश्चित तौर पर सारे लेने का सवाल सारे है। विकास के सूचकांक देश के जनगणना के आधार पर बनते हैं, हम अभी तक अपनी जनगणना नहीं कर पाए, तो महिला आरक्षण कब लागू होगा? तो वैसे ही हाल इसका भी है, आने दीजिए। ठीक है, माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोकना पड़ा क्योंकि समय की बाध्यता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक देश एक चुनाव सियासी दाव है, लीड लेने की कोशिश है, या वाकई में मोदी सरकार की मंशा है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाए? और यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो डर क्या उसे भी है, या सिर्फ लीड लेने के लिए ये बिल लाया जा रहा है और इस पर चर्चा कराई जा रही है, ताकि यदि ये नुकसान हुआ है, इसकी वजह आई है कि अलग अलग चुनाव क्यों हो रहे हैं, तो कांग्रेस का ठीकरा फोड़ा जाए। तो इस पर विचार करना होगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या होता है। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।